आज हम एक ऐसी लड़ाई की गहराई में उतर रहे हैं जो नारों से नहीं बल्कि खामोशी से लड़ी गई। हाँ। एक ऐसी जंग जो कुछ घंटों में खत्म नहीं हुई बल्कि 21 साल तक एक अकेले इंसान के सीने में जलती रही। और ये कहानी शुरू होती है 1919 में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी से, और इसका अंत होता है 21 साल बाद 1940 में लंदन की एक अदालत के कटघरे में। हमारे पास जो स्रोत हैं वे शुजीत सरकार की फिल्म सरदार उधम का गहरा विश्लेषण करते हैं और ये साफ करते हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस बात की पड़ताल है कि एक साधारण जिंदादिल इंसान को हालात कैसे एक असाधारण मकसद के लिए तैयार कर देते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हाँ। फिल्म की शुरुआत ही दर्शकों को उलझा देती है। 1940 का लंदन, सर्द माहौल और एक भारतीय चेहरा जो अपनी पहचान लगातार बदल रहा है। हाँ, और निर्देशक ने इस रहस्य को बहुत खूबसूरती से बुना है। फिल्म सीधे एक्शन या बदले की आग नहीं दिखाती। नहीं, वो हमें एक ऐसे इंसान की दुनिया में ले जाती है जो गुमनाम है। कभी वो फैक्ट्री में मजदूर है, कभी किसी होटल में काम कर रहा है, अलग अलग नामों से जी रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे विश्लेषण में एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि यहाँ मकसद एक सुपर हीरो दिखाना नहीं, बल्कि एक मिशन पर निकले इंसान की मनस्थिति को दिखाना है। अच्छा। उसकी चुप्पी, उसकी नजरें जो भीड़ में भी किसी एक चेहरे को तलाश रही हैं, वहीं से कहानी का तनाव बनना शुरू होता है। और वो चेहरा है माइकल ओ डायर का, जलियांवाला बाग नरसंहार के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी यहाँ से सीधे 21 साल पीछे चली जाती है 1919 के अमृतसर में। ये जो कॉन्ट्रास्ट है बहुत पावरफुल लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट ही कहानी की आत्मा है। 1940 के लंदन का वो खामोश, अकेला और मकसद के लिए जी रहा उधम सिंह 1919 के अमृतसर में बिल्कुल अलग इंसान था। वो हंसता खेलता नौजवान है, दोस्तों के साथ मजाक करता है, अनाथालय में बच्चों की देखभाल करता है, समाज सेवा में लगा रहता है। हाँ। फिल्म पर जो रिसर्च है वो इस बात पे जोर देती है कि निर्देशक ये स्थापित करना चाहते थे कि उधम सिंह जन्म से कोई हिंसक क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, वो एक आम इंसान थे। हाँ, जिसमें गहरी संवेदना थी। 13 अप्रैल 1919 को भी वो जलियांवाला बाग में लोगों को पानी पिला रहे थे, एक शांतिपूर्ण सभा में मदद कर रहे थे। एक मिनट, यहाँ पर एक बात साफ करनी जरूरी है। हाँ, पूछिए। कई लोगों को लगता है कि गोली चलाने का आदेश तो जनरल डायर ने दिया था, तो फिर उधम सिंह का निशाना माइकल ओ डायर क्यों था? स्रोतों में इस बारे में क्या बताया गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है और फिल्म इसका जवाब देती है। देखिए, जनरल डायर वो ऑफिसर था जिसने मौके पर गोली चलाने का हुक्म दिया। सही है। और 1927 में उसकी स्वाभाविक मौत हो गई थी। लेकिन माइकल ओ डायर वो उस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा। उसने न सिर्फ डायर की कार्रवाई का समर्थन किया, बल्कि उसे सही ठहराया और उस नरसंहार को ब्रिटिश राज के लिए जरूरी बताया। तो मतलब उधम सिंह की नजर में डायर तो सिर्फ एक हथियार था। बिल्कुल। हथियार के पीछे की सोच, वो क्रूर और अहंकारी औपनिवेशिक सत्ता, उसका चेहरा माइकल ओ डायर था। इसलिए निशाना व्यक्ति नहीं, बल्कि वो पूरी व्यवस्था थी जिसका प्रतीक ओ डायर था। समझ गया। तो ये बदला किसी एक इंसान से नहीं बल्कि एक पूरी सोच से था। चलिए वापस 1919 के उस दिन पे चलते हैं। फिल्म उस शांतिपूर्ण माहौल को बहुत विस्तार से दिखाती है जहां लोग बैसाखी मनाने और रॉलेट एक्ट का शांति से विरोध करने के लिए जमा हुए थे। हाँ, और ये एक बहुत सोची समझी सिनेमैटिक तकनीक है। ज्यादातर एक्शन फिल्मों में हिंसा तेज और रोमांचक होती है। हाँ। यहाँ निदेशक ने जानबूझकर उस सभा के माहौल को लंबा, धीमा और बिल्कुल सामान्य दिखाया है। लोग बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक उत्सव का माहौल है। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि दर्शक उस जगह के लोगों से जुड़ जाएं, और जब वो शांति भंग हो तो उसका असर 100 गुना ज्यादा हो। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आने वाली ट्रॉमा के लिए दर्शकों को तैयार करना है। और फिर वो शांति भंग होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार का सीन फिल्म का सबसे लंबा, सबसे मुश्किल और शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है। हाँ, जनरल डायर का सैनिकों के साथ बाग में आना और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का ऑर्डर देना। और जिस तरह से फिल्माया गया है वो असाधारण है। कैमरा किसी एक हीरो पर फोकस नहीं करता। नहीं, वो उन हजारों आम लोगों पर है जो वहां फंस गए थे। वो चीखती हुई औरतें जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, वो लोग जो दीवारों पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और वो कुआं
हाँ, और वो जो जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे हैं, निर्देशक का लक्ष्य यहाँ सिर्फ घटना को दोबारा बनाना नहीं, बल्कि उस दर्द, उस लाचारी को दर्शकों को महसूस कराना है। इसीलिए ये सीन इतना लंबा है, बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के। बिल्कुल, सिर्फ गोलियों और चीखों की आवाज के साथ। जब मैंने स्रोतों में इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि इसका मकसद दर्शकों को बेचैन करना था, उनका मनोरंजन करना नहीं। सही बात। और इस सब के बीच उधम सिंह एक किरदार से ज्यादा एक गवाह की तरह है। बिल्कुल, वो उस रात घायलों को अपनी ठेली पर लादकर अस्पताल ले जा रहा है, खून से लथपथ लाशों के ढेर के बीच से गुजर रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दिखता है ना? नहीं, गुस्सा या बदला नहीं है, एक गहरा सदमा है, कुछ ऐसा जो उसके अंदर हमेशा के लिए टूट गया है। एक दिलचस्प पहलू जो स्रोतों में मिलता है वो ये है कि ये एक ही रात का सीक्वेंस उधम सिंह को एक जिंदा दिल नौजवान से एक खामोश टूटे हुए इंसान में बदल देता है। यही वो पल है जो सरदार उधम को जन्म देता है। हाँ बिल्कुल। नरसंहार के बाद का मंजर भी उतना ही भयानक दिखाया गया है। ब्रिटिश सरकार की हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें इस घटना को बस एक गलती बताकर लीपापोती कर दी जाती है। तो क्या ये वो पल था जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं? क्या स्रोतों के अनुसार उसने न्याय के लिए कोई और कोशिश की थी, या ये देखते ही उसने अपना रास्ता तय कर लिया था? यही सबसे अहम मोड़ है। जब उधम सिंह ये देखता है कि जिस सिस्टम से वो न्याय की उम्मीद कर रहा है वो तो खुद ही अपराधी को बचा रहा है, तब उसे एहसास होता है कि इंसाफ इस रास्ते से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो कोई नारा नहीं लगाता, कोई भाषण नहीं देता, वो बस चुपचाप एक फैसला लेता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह फैसला क्षणिक गुस्से से नहीं, बल्कि उस गहरे दर्द और उन लाशों की स्मृति से पैदा होता है जिसे वो कभी भुलाना नहीं चाहता। और यहीं से उसकी 21 साल लंबी यात्रा शुरू होती है। ये भागना नहीं है, ये तैयारी है। हाँ। 21 साल, ये सोचने में भी बहुत लंबा समय लगता है। किसी एक मकसद के लिए इतने लंबे समय तक जुनून को जिंदा रखना, ये लगभग अकल्पनीय है। सही बात है। क्या हमारे स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालते हैं कि इतने सालों तक अलग अलग देशों में भटकते हुए उन्होंने इस आग को कैसे जलाए रखा? क्या कभी वो भटके या उनका संकल्प हमेशा एक जैसा रहा? ये 21 साल की यात्रा ही इस कहानी का सार है, और स्रोत बताते हैं कि ये कोई सीधी लकीर नहीं थी। वो भारत से भागकर अफगानिस्तान, रूस, अफ्रीका, अमेरिका, कहाँ-कहाँ नहीं पहुंचते हैं। और हर तरह का काम करते हैं। हाँ, मजदूरी, वेल्डिंग, यहाँ तक कि फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल तक करते हैं। वो गरीबी और अकेलेपन से जूझते हैं, लेकिन हर रात जलियांवाला बाग की वो तस्वीरें, वो चीखें उनके जहन में जिंदा रहती हैं। तो ये कोई फिल्मी जुनून नहीं है? नहीं, ये एक ट्रॉमा है जिसे वो भूलने से इनकार कर देते हैं। ये 21 साल का इंतजार असल में धैर्य, योजना और सही मौके की तलाश थी। तो इसका मतलब यह है कि उनका मकसद सिर्फ ओडायर को मारना नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद वो पहले ही कोई रास्ता निकाल लेते। हाँ, उनका मकसद इससे कहीं बड़ा था। वो सिर्फ एक आदमी को मारकर गायब नहीं होना चाहते थे। उनका मकसद दुनिया के सामने उस अन्याय को फिर से जिंदा करना था जिसे 21 सालों में ब्रिटिश हुकूमत और दुनिया लगभग भुला चुकी थी। अच्छा। वो चाहते थे कि जब वो ओडायर को मारें तो पूरी दुनिया पूछे कि क्यों मारा, और उस क्यों के जवाब में जलियांवाला बाग की कहानी फिर से दुनिया के सामने आए। इसीलिए वो लंदन पहुंचते हैं, हथियार जुटाते हैं और महीनों तक इंतजार करते हैं। हाँ, सही मौके का इंतजार। उन्हें पता था कि मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। और फिर वो दिन आता है, 13 मार्च 1940, कैक्सटन हॉल, लंदन। माइकल ओडायर एक सभा में भाषण दे रहा है। उधम सिंह एक शांत चेहरे के साथ भीड़ में मौजूद है और भाषण खत्म होते ही उसे गोली मार देता है। और जैसा कि हमारे सभी स्रोत जोर देकर कहते हैं, वो भागने की कोई कोशिश नहीं करता। वो वहीं खड़ा रहता है और खुद को गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस के लिए ये एक आम हत्या का मामला था, लेकिन उधम सिंह के लिए? उनके लिए उनका असली मिशन तो अब शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, उनका पहला मिशन ओडायर को मारना था। दूसरा मिशन दुनिया को ये बताना था कि उसे क्यों मारा गया, और उसके लिए सबसे बड़ा मंच था ब्रिटिश अदालत। ये बहुत दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत क्या बताते हैं कि अदालत में उसने ऐसा क्या कहा या किया जिससे एक आम मर्डर ट्रायल एक राजनीतिक स्टेटमेंट बन गया? उसने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को ही अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? उसने अपना जुर्म फौरन कबूल कर लिया, लेकिन माफी मांगने या कोई रहम की भीख मांगने से साफ इनकार कर दिया। जब जज ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, मैंने ये बदला लेने के लिए नहीं किया, मैंने विरोध में किया है। I did it in protest. हाँ, उसने अदालत को बताया कि 21 साल से वो इसी पल का इंतजार कर रहा था।
वो अदालत को जलियांवाला बाग की कहानी सुनाना चाहता था, लेकिन सरकार ने वो कटघरे में खड़ा होकर किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक शिकायतकर्ता की तरह बोल रहा था, जिसकी शिकायत एक पूरी सल्तनत के खिलाफ थी। उसका शांत आत्मविश्वास और अपने किए पर कोई पछतावा ना होना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन गया था। वो साबित करना चाहता था कि असली अपराधी वो नहीं, बल्कि वो सिस्टम है, जिसने हजारों बेगुनाहों को मारा और फिर उसे सही ठहराया। सही बात है। और आखिर में जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने उसे भी पूरी निडरता से अपनाया, जैसे वो जानता था कि अंत यही होना है। हाँ। फिल्म के अंत में भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पर जलियांवाला बाग के शहीदों के नाम एक एक करके आते हैं और एक गहरी खामोशी छा जाती है। हाँ, और वो खामोशी ही फिल्म का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं, बल्कि लोगों की यादों में भी लड़ी जाती है। बिल्कुल। सरदार उधम फिल्म एक अहम सवाल भी उठाती है कि क्या इतिहास में हुए बड़े अन्यायों को सिर्फ वक्त बीत जाने से भुला दिया जाना चाहिए, या उन्हें याद रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसका संदेश बहुत साफ है कि कुछ जख्म इतिहास की किताबों में दबाए नहीं जा सकते। उन्हें याद रखना जरूरी है ताकि वो फिर कभी दोहराए न जाएं। और ये याद रखना सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और हम आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जा रहे हैं। अगर किसी ऐतिहासिक त्रासदी की याद को जिंदा रखना ही न्याय पाने का एकमात्र रास्ता हो, तो उस याद को 21 सालों तक सीने में लेके चलने